औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 10 का आगाज़ कर चुके थे और चैप्टर नंबर 10 में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसकी बेसिक्स पे काम किया, जिसमें हमने लीस्ट स्टेज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देखा, जिसको हमने नियर पॉइंट का नाम दिया। फिर हमने फार पॉइंट भी देखा था। देन हमने मैग्नीफाइंग पावर को देखा और हमने इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर को भी देखा। अब हम ऑफिशियली आ चुके हैं उस पार्ट पर जिस बारे में ये चैप्टर है, यानी अब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पहला जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम सुनकर आमतौर पर बच्चों के जहन में आता है कि जी ये वो माइक्रोस्कोप है जो हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। तो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप वो नहीं है जो आप लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जाके पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो पढ़ने लगे हैं वो हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है, इस तक जाने से पहले हम ये समझ लें कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन जैसा कि बोर्ड पे भी लिखी है कि माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, चीज़ों को मैग्नीफाई करने के लिए यूज़ होता है, चीज़ों का इमेज को बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, आप किताब के पेजेस, किताब पे लिखे हुए अल्फाज को देखना चाहते हैं, लेकिन आप छोटे छोटे अल्फाज होने की वजह से उनको देख नहीं सक रहे। आप क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? आप यूज़ करते हैं वहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास। और जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है? वो छोटे छोटे वर्ड्स आपके लिए बड़े हो जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो ये है हमारे पास माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है? जो चीज़ों का इमेज को बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी वगैरह में आप लोग एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, आप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते हैं, तो आप लेबॉर्ट्री में से रखा करते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, और वहाँ पे भी आपको वो ऑब्जेक्ट्स थे वो मैग्नीफाई होकर नज़र आते थे, उनका इमेज बहुत बड़ा नज़र आता था अपनी असल शक्ल से। तो वो भी क्या थी? माइक्रोस्कोप थी। ऐसा ही है ना? तो माइक्रोस्कोप क्या है? अ डिवाइस यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। वो डिवाइस जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बढ़ाने के काम आती है। ठीक है, आपको इमेज जो नज़र आएगा उसका बहुत मैग्नीफाई होकर नज़र आएगा। अब सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? आपको मज़े की बात बताऊँ तो मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे चुका हूँ अभी। आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास कभी देखा है, तो आप लोगों ने, तकरीबन तमाम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, जो हमने कहा कि छोटे छोटे अल्फाज को बढ़ा करके देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप मूवीज़ देखें तो मूवीज़ के अंदर आपको पता है ना, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो सुराख का पता लगा सके। स्पाइस जो हम यूज़ करते हैं, ऐसा ही है ना, स्पाइस यूज़ कर रहे होते हैं जी मैग्नीफाइंग ग्लास कि ताकि वो पता लगा सकें कि कहाँ पे क्या सुराख छुपा हुआ है। ऐसा ही है। तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। सिंपल क्यों कहते हैं इसको? इसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से। क्या कंस्ट्रक्शन में ऐसे खास बात है? इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है बेटा। क्या सिंपल है जी? इसमें सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होने की वजह से, इतनी सिंपल कंस्ट्रक्शन की वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप का नाम देते हैं। ठीक है। और अब एक कन्वेक्स लेंस की वजह से कैसे इमेज को बढ़ाया जाता है वो सारा हम देखेंगे, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? अ कन्वेक्स लेंस कैन बी यूज्ड फॉर मैग्नीफिकेशन, यानी हमने कंस्ट्रक्शन को भी बीच में इन्वॉल्व कर लिया। कंस्ट्रक्शन का एक अलग पॉइंट भी मैंने बना दिया है जिसमें मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक हो गया, ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कन्वेक्स लेंस क्या था? कन्वेक्स लेंस के बारे में आपको याद है ना कि कन्वेक्स लेंस क्या था? सिंपल ऐसा लेंस जिसकी थिकनेस किनारों से तो कम होती थी लेकिन सेंटर से क्या होती थी? ज़्यादा होती थी। और जब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा, जब पढ़ाया था मैंने ये कन्वेक्स लेंस, तो मैंने कहा था कि हमारी जो ह्यूमन आई है उसके अंदर भी कौन सा लेंस होता है? वो भी कन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक ख़ास बात होती है। उसमें ख़ास बात क्या होती है? वो अपनी चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से ये इजाज़त है उसे कि वो अपनी चौड़ाई को कम ज़्यादा कर सकता है। क्यों? वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, हम सिंपल माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं, तो हम इसी तक रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस यहाँ पर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और इसका जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, मैंने वो ड्रॉ किया हुआ है। और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस है।
ठीक हो गया। ये सारी टर्म्स हम बेसिकली ना पहले कवर कर चुके हुए हैं, ठीक है। अगर याद नहीं है तो पिछला लेक्चर फिर से देखें या फिर अपने 10th की बुक से आप लोग जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर था उसको एक बार रीड करें, ठीक है। तो आपकी बेसिक टर्म्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि जहाँ पे मैं जो वर्ड यूज़ करूँ ना आपको बड़े आराम से पता हो कि अच्छा ये इस बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमने इमेज को मैग्नीफाई करना है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने कहा एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे हम सिर्फ, ठीक है। ये वो एक कन्वेक्स लेंस आपके सामने बना हुआ है। अब इमेज को मैग्नीफाई करना है तो इसके लिए कुछ कंडीशंस तो होंगी ना, कैसे करेंगे इमेज को मैग्नीफाई। तो हम पहले देखते हैं जी रे डायग्राम की मदद से कि कैसे इमेज को मैग्नीफाई करना है। कुछ कंडीशंस भी सेट करते हैं इसके लिए। क्या कंडीशंस? पहले तो याद रखिए, जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को मैग्नीफाई करना होता है सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से, तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं? हम ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में प्लेस करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है जो इसके दरमियान में प्लेस हुआ होगा, ठीक है। कोई मसला तो नहीं ना इसमें। अब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया किसके दरमियान में? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में, ठीक है। अब हमारे पास हम इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं और रे डायग्राम की मदद से हम देखते हैं कि हमारे पास इमेज कैसा डेवलप होगा, ठीक है। तो रे डायग्राम्स हमारे पास, हमें दो रे डायग्राम्स की मदद से मैंने कहा था हम पता लगा सकते हैं इमेज का। तो रे डायग्राम कैसे बनती थी? आपके पास रे डायग्राम स्टार्ट होती थी एक हेड से और इसके सेंटर तक इसी तरह होती थी। उसके बाद ये कहाँ से पास होती थी? प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और दूसरी रे डायग्राम हमारी कहाँ होती थी? दूसरी रे डायग्राम यहाँ आपके हेड से, इसके ऑब्जेक्ट के हेड से ऑप्टिकल सेंटर से पास करते थे हम दूसरी रे को। अच्छा जी, अब ये दो रेज मैंने ड्रॉ की। अब दो रेज को आप बढ़ाते जाएं यहाँ पे, क्या ये रेज कभी आपस में ज्वाइन होंगी? ज्वाइन नहीं होंगी इस साइड पर ये। तो क्या इस साइड पर कोई इमेज बनेगा? इमेज तो वही बनता है ना जहाँ पे क्या करती हैं सारी लाइट की रेज एक दूसरे को ज्वाइन हो रही होती है। तो आप यहाँ से इसको नहीं इमेज देख सकते यहाँ पे, तो लिहाजा इमेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऑपोजिट साइड पे इसको बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इसको ऑपोजिट साइड पे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या नजर आएगा कि ये पिछली साइड पे जाके मिल रही हैं। और अब यहाँ पे देखें, जहाँ पे लाइट की रेज मिलेंगी वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो चुका होगा? वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या साइज बढ़ चुका है। ये देख सकते हैं, आपको इमेज जो नज़र आएगा वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा इमेज नज़र आ रहा है जो मैग्नीफाई हो चुका है। ऐसा ही है ना, हमारी ह्यूमन आई यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही होगी सारे फिनोमिना को, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इस तरह से देखते हैं ना, तो आपकी आंख यहाँ से ऑब्जर्व कर रही होगी सारी सिचुएशन को। तो आपको ये जो छोटा सा ऑब्जेक्ट था कितना ज़्यादा मैग्नीफाई होकर नज़र आया? बहुत ज़्यादा। ऐसा ही है। अब अगर हम देखना चाहें कि हमारे इमेज की नेचर क्या है, तो इमेज के नेचर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले तो ये देखें, हमारे पास इमेज जो है बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होके मिला है हमें, ऐसा ही है। तो पहली चीज़ हम लिख लेते हैं कि पहले हमें क्या मिली है इसकी जी? मैग्निफिकेशन मिली है। इमेज जो है मैग्नीफाइड है, ठीक हो गया। एक हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी पता लग गई कि जो हमारा इमेज है वो मैग्नीफाइड होके मिला है हमें। अच्छा जी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताइए, क्या इमेज बिल्कुल उसी शक्ल में नहीं है जिसमें ऑब्जेक्ट था? यानी ऑब्जेक्ट भी इस तरह था और इमेज भी क्या है? इसी तरह से। यानी ये उलटा नहीं है, ये इरेक्ट है, सीधी हालत में है, ऐसा ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इमेज क्या है? इनवर्ट नहीं हुआ बल्कि ये क्या है? इरेक्ट है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता लग गई हमें, ठीक है। अब तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मुझे बताइएगा, क्या ये लाइट की जो रेज हैं ये असल में जाके कंबाइन हुई है यहाँ पे? असल में कंबाइन तो इन्हें यहाँ पे होना था, यहाँ पे तो हमने खुद ड्रॉ किया, इन्हें वर्चुअली ड्रॉ किया, ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो हम कहेंगे कि जो असल में नहीं मिली लाइट्स की रेज आपकी वर्चुअली मिली है, तो यहाँ पे जो इमेज डेवलप हो रहा है वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कौन सा इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। तो यहाँ पे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारे पास पता लग गई इसकी नेचर कि जी ये कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज है, ठीक है। ये लें जी।
नेचर इमेज की हमें पता लग गई। हमें यह भी पता लग गया कि ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे प्लेस करना है, हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात बताएं मुझे, हम क्या चाहते हैं कि हमारा इमेज कहाँ पे बने? हमारा इमेज हम चाहेंगे ना कि वहाँ पे बने जहाँ पे हम इसे क्लियर देख सकें। हम क्लियर कहाँ पे देख सकते हैं? हमारा जो क्लियर देखने का पॉइंट है वो कहलाता है नियर पॉइंट। नियर पॉइंट से पहले पहले हमें ब्लर नज़र आ रहा होता है इमेज, ऐसा ही है। तो याद रखिएगा ये इमेज कहाँ पे डेवलप होगा? डिस्टेंस डी पे। डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या था? नियर पॉइंट। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। चलें आगे चलते हैं हम इसकी। अब हमारे पास बेसिकली माइक्रोस्कोप तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि माइक्रोस्कोप जो हम पढ़ रहे हैं ये कितना मैग्नीफाई कर सकती है इमेज को, किस किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, ऐसा ही है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी मैग्नीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम मैग्नीफिकेशन की कैलकुलेशन शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन, या आपके पास कैलकुलेशन फॉर मैग्नीफिकेशन, कैलकुलेशन। अच्छा जी, कैलकुलेशन फॉर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि हम इस बोर्ड के इस पार्ट को भी यूज़ कर सकें। बेटा इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास मैग्नीफिकेशन होती किसके बराबर है। अब यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है, हम एंगुलर मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा कौन सा एंगल था? बीटा वो एंगल था जो इमेज के साथ बन रहा होता था जब हम कोई एड यूज़ करते थे। ठीक है, और अल्फा कौन सा एंगल था? जो अनएडेड आई के साथ ऑब्जेक्ट हमारे साथ डेवलप कर रहा होता था, विजुअल एंगल जो अनएडेड आई के साथ ऑब्जेक्ट डेवलप कर रहा होता था। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है बीटा को और अल्फा को। तो पहले हम अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, चलें इसको भी आगे कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अल्फा, इसके लिए हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा। अच्छा जी, अल्फा की कैलकुलेशन करनी है तो अल्फा कौन सा एंगल था? अल्फा वो एंगल था जो हमारी आंख ऑब्जेक्ट के साथ बनाती थी। अगर हम देखें, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है हमारे पास, ऑब्जेक्ट को चूंकि हमने इससे शो किया तो हम इस तरह देख लेते हैं। लेट करें ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है आपके पास, ठीक है, और हमारी जो आंख है वो कुछ यहाँ पे है इस तरह करके। अब हमारे लिए जो इमेज बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, ये देखते हैं। एंगल हमारे पास क्या बन रहा होगा? विजुअल एंगल यहाँ से कुछ इस तरह से। ये जो एंगल होगा क्या होगा? इसको हम नाम देंगे अल्फा का। और ऑब्जेक्ट मिनिमम हमें देखने के लिए कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ता है? डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और हमारे पास इस टाइम जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसको क्या नाम दे सकते हैं हम? इसको हम ओ का नाम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, ये ओ है, ठीक है। चले आगे देखें। अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना है अल्फा, तो मेरे पास दो साइड्स मौजूद हैं, परपेंडिकुलर और बेस। तो किस तरह से परपेंडिकुलर और बेस में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो सकती है? टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा आपके पास? परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है हमारे पास? परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर है आपके पास ओ के, और बेस किसके बराबर है? डी के। और हमें चूंकि अल्फा फाइंड करना है इसलिए हम इसको टैन अल्फा कहेंगे, टैन थीटा नहीं बोलेंगे, ठीक है। और तो टैन अल्फा यहाँ से फाइंड हो गया, किसके बराबर है? ओ ओवर डी। अच्छा जी, लेकिन हमें तो अल्फा फाइंड करना है ना, हमें टैन अल्फा नहीं चाहिए। लेकिन याद रखें, आप बार बार एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो ना, तो जो टैन अल्फा है वो टैन अल्फा होता है वो अल्फा के बराबर ही होता है। टैन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स टैन अल्फा इज इक्वल टू, यहीं पे लिख लेते हैं कि टैन अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू अल्फा के बराबर।
तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की तो वैल्यू आ गई, अल्फा किसके बराबर आया आपके पास, ओ ओवर डी के। ये ले जी, ये हमारे पास हो गई एक और इक्वेशन, हमारे पास इसको ए का नाम दे देते हैं, ये जो इक्वेशन है इसको स्मॉल ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बीटा की भी कैलकुलेशन करनी है। बीटा की कैलकुलेशन के लिए भी सेम हम इसी तरह से अपनी ऑब्जर्वेशन जो हमने ऑब्जर्व किया है वो डायग्राम बनाते हैं और हमारे पास उसके बाद बीटा कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ बीटा। अब बीटा के लिए भी रे डायग्राम ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ होगी जी रे डायग्राम, हमारे पास ये देख सकते हैं आप कि ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से था हमारे पास। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे अगर हम मैग्नीफाई करना है, क्योंकि हमने कन्वेक्स लेंस प्लेस किया था इसके सामने। आपके पास जो हमें इमेज था वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होकर मिला था। इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं हम कुछ यहाँ पे इस तरह। आपके पास ह्यूमन आई यहाँ पे होगी, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हमने यहाँ प्लेस किया था आँख के पास कुछ इस तरह से। ऑब्जेक्ट भी हमने यहाँ पे प्लेस किया था। जो इमेज था वो हमें बड़ा मैग्नीफाई होके मिला था कुछ इस तरह। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, रे डायग्राम को कंप्लीट करें, तो हमारे पास किस तरह बन रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो एंगल डेवलप होगा वो क्या होगा, बीटा। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की आपके पास इमेज की हाइट है वो कितनी होगी, आपके पास आई के बराबर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके बराबर होगा, डिस्टेंस हमारे पास डी के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा आप कहाँ पे देख सकते हैं, डिस्टेंस डी पर देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। चलें, तो हमारे पास tan बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। tan बीटा किसके बराबर आएगा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमारे पास परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आई के, और बेस किसके बराबर है, डी के। और tan बीटा आपके पास फाइंड हो गया। हमें बीटा फाइंड करना था, तो फॉर स्मॉल एंगल्स सेम स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि स्मॉल एंगल्स के लिए जो tan बीटा है वो किसके बराबर होगा, बीटा के। ये लें जी, तो यहाँ पे बीटा किसके बराबर आ गया आपके पास, आई ओवर डी के। लें जी, दो काम हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे बीटा भी फाइंड हो चुका है और अल्फा भी फाइंड हो चुका है। अब हमें से वैल्यूज को उठा के पुट करना है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं हम। यहाँ तक उम्मीद है बड़ा क्लियर होगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। वो चीज़ मैं रेस करना चाहता हूँ, तो बेसिक जो है वो यहाँ पे हमारी कवर हो गई है। अब हमने जो है वैल्यूज को पुट करना है अपनी इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो बाय पुटिंग स्मॉल a एंड b इन कैपिटल A, स्मॉल a एंड b इन कैपिटल A, क्या हमें जी हासिल होगा यहाँ से, हमारे पास यहाँ से मैग्निफिकेशन का बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास आई ओवर डी, और हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आई है, वो आई है हमारे पास ओ ओवर डी। यहाँ से देखें हमारे दोनों डी आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास मैग्निफिकेशन क्या हासिल होगी, हमें आई ओवर ओ के बराबर। और अगर आपको याद हो तो हमने आई ओवर ओ किसके बराबर पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, हमने कहा था आपके पास साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो बराबर होती है किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। और डिस्टेंस ऑफ इमेज को शो किया जाता था किससे, Q से, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को किससे शो किया जाता था, P से, ठीक है। तो हमारे पास M को I ओवर O किसके बराबर, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम कि ये किसके बराबर हो सकता है, Q ओवर P के। तो आपके पास यहाँ से हम Q ओवर P को रख लेते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद करें, हमारे पास हमने क्या कहा, इमेज कहाँ पे बनना चाहिए, अब ऑब्जेक्ट तो D पे ना रहा ना, जब हमने कन्वेक्स लेंस यूज़ किया, इमेज कहाँ बनना चाहिए था, इमेज बनना चाहिए था डिस्टेंस D पे। तो हमारे पास ये पॉइंट हमारा की पॉइंट होगा यहाँ पे कि Q किसके बराबर है इस टाइम, D के बराबर है, क्योंकि हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, डिस्टेंस D पे, जो नियर पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे हम D को रिप्लेस कर सकते हैं। चले इसको यहीं रहने देते हैं, साथ लिख देते हैं कि ये किसके बराबर होगा, D ओवर P के। ये लें जी, ये मैग्निफिकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया। अब हम इसकी मैग्निफिकेशन फाइंड करने के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला,
लेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास? लेंस फॉर्मूला हमारे पास बराबर था 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे इमेज वर्चुअल बना है, ऐसा ही है ना, हमारे पे इमेज क्या बना है? वर्चुअल बना है, तो यहाँ पे q को हम क्या करेंगे? नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं ब्रैकेट में कि वर्चुअल इमेज है, तो q क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ये ले जी। अब एक काम करने लगा मैं यहाँ पे छोटा सा, यहीं पे हमारा काम सारा खत्म हो जाएगा। तो छोटा सा काम क्या है, मैं दोनों तरफ d को मल्टीप्लाई, मैं सारी इक्वेशन के साथ d को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्यों? वो देखिएगा क्यों। तो अगर मैं d को मल्टीप्लाई कर दूँ, ये क्या बन जाएगी? d/f। ये क्या बन जाएगा? d/p। अच्छा जी, ये क्या बन जाएगा? d/q। ऐसा ही है। अच्छा, तो हमारे पास ये सारा d में आ गया। आप क्या बाय मल्टीप्लाई बाय d, स्टेप को हम साइड पे मेंशन कर लेते हैं कि हमने सारी इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई की है। अच्छा, अब ये देखें, हमारे पास d/f को मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। अभी मुझे बताएं d/p क्या चीज़ है? कहीं देखी है? हाँ जी, हमने तो ये देखी है। यहाँ पे d/p किसके बराबर होता है? हमारे पास मैग्निफिकेशन के बराबर है, लिहाजा इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ m से। और यहाँ पे देखें, ये d हमारे पास वैसे ही, और q किसके बराबर था? q बराबर था d के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि q किसके बराबर है? d के। तो यहाँ पे d अगर मैं प्लेस कर दूँ तो d/d किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ऐसा ही है ना, ये दोनों कैंसिल होके क्या बचेगा? 1 आ जाएगा हमारे पास। अब 1 को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? जो फाइनल फॉर्मूला होगा ये होगा 1 प्लस d/f। ये ले जी, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप का। और इसके मुताबिक हमें पता चला कि ये d तो कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो मैग्निफिकेशन किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल है ये। फोकल लेंथ जितनी स्मॉल होगी ना, मैग्निफिकेशन क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब ज़रा आप इसको सारे को देख लिया है, तो हम एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। और इस एग्जांपल के साथ फिर मैं आपको बाद में ये रिवाइज भी करवा देता हूँ छोटी सी चीज़, कि हमारे पास एग्जांपल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉल्व। फॉर एग्जांपल, एक हम ऐसा कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे हैं जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन कितनी होगी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। m = 1 प्लस d/f है फॉर्मूला। d किसके बराबर है हमारे पास? 25 के। नियर पॉइंट जो है हमारा 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अगर इसको कट करूँ 5 1 दा 5, 5 5 दा 25, तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 5 = क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 + 5 = किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। ऐसा ही है। तो ये है जी हमारे पास मैग्निफिकेशन 1 + 5 = 6, 1 + 5 = 6। यानी अगर ऑब्जेक्ट हम देखें तो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में जो हमें इमेज नज़र आएगा वो 6 टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, 6 टाइम ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। और अगर फोकल लेंथ में मज़ीद स्मॉल यूज़ करता ना, तो इमेज क्या होता? मज़ीद मैग्नीफाई हो जाता, हमें ज़्यादा बड़ा इमेज नज़र आता। और कहाँ पे नज़र आता? हमें डिस्टेंस d पे, जो नियर पॉइंट है हमारा। ठीक हो गया। तो ये थे ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, जो बड़े आराम से बड़ी क्लियरली नज़र आती है। इसमें 2 मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज हमने कवर करने थे। और 2 मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलाज कौन से थे, एक बार जल्दी से मैं रिकॉल करके इसको वाइंड अप करते हैं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे। तो हमारे पास हमने सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया था कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें एक कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है मैग्नीफिकेशन के लिए। और हमने कहा कि सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास आम तौर पे मैग्नीफाइंग ग्लास जो हम यूज़ करते हैं वो सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। और हमने इसकी मैग्नीफिकेशन को देखने के लिए एक रे डायग्राम ड्रॉ की, जिसमें हमारे पास जो रेज थी लाइट की वो रियल में ज्वाइन नहीं हो रही थी, वर्चुअल में ज्वाइन हो रही थी। तो हमने कहा था कि हमारी इमेज की नेचर क्या है, हमारे इमेज की जो नेचर है वो क्या है, हमारा इमेज मैग्नीफाइड है, हमारा इमेज रेक्ट है
और हमारा इमेज वर्चुअल है। ठीक है, ये तीनों करेक्टरिस्टिक्स किसकी थी? इमेज की थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने देखा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला एंगुलर मैग्नीफिकेशन से हमने सॉल्व करना शुरू किया और हमने बीटास को देखा, बीटा किसके बराबर है और अल्फा किसके बराबर है। उसकी कैलकुलेशन के लिए हमने क्या किया? अल्फा की कैलकुलेशन के लिए हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया डिस्टेंस डी पे और हमने कहा कि अल्फा इतना एंगल बनता है ऑब्जेक्ट के साथ। अगर हमने इसे क्लियरली देखना हो तो हमारे पास tan अल्फा ओवर डी और स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी के बराबर आया। और बीटा की कैलकुलेशन करने के लिए हमने जब कन्वेक्स लेंस प्लेस किया तो इमेज मैग्नीफाई हो गया। अब हम इसको एड की मदद से देख रहे थे तो एंगल बीटा ही बनना था ना, तो बीटा किसके बराबर आया? आई ओवर डी के बराबर आया। स्मॉल एंगल्स के लिए tan बीटा किसके बराबर था? बीटा के बराबर, तो बीटा इज इक्वल टू आई ओवर डी आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने दोनों वैल्यूज को जब पुट किया अल्फा के मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पे वो आई हमारे पास डी से यहाँ पे कैंसिल हुआ आई ओवर ओ के बराबर। और हमें पता था कि आपके पास हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो हमने क्यू और पी के बराबर प्लेस कर दिया। और क्यू किसके बराबर है? क्यू बराबर होता है हमारे पास किसके? डी के बराबर, क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज को कहाँ देखना था? नियर पॉइंट पे देखना था। ठीक है, तो क्यू डी के बराबर प्लेस करके हमने यहाँ से एक बेसिक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला निकाला, जिससे हमने बाद में लेंस फॉर्मूला की मदद से बेहतर कर लिया। हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, जो किसके बराबर है? एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ के। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, वहाँ पे भी इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आपके पास ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आया। फिर हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी जिसमें हमने कहा अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, तो हमें पता चला कि 6 टाइम्स तक इमेज बढ़ गया। तो हमने कहा जितनी कम फोकल लेंथ होगी ना, हमारा इमेज हमें उतना मैग्नीफाइड मिलेगा। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी लाजमी तौर पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एक आसान टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसकी प्रैक्टिस करें अपने लिए। ठीक है, और इसको बार बार डेरिवेशन को लिखें, क्योंकि अगला जो हमने टॉपिक पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहाँ पे हमें इसके फॉर्मूला की ज़रूरत पड़नी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। मुझे आप लोगों के मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।